हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स और एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 23 में हम लोग हैं और मोर देन हाफ ऑफ दिस चैप्टर हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं और पार्ट 6 में हम लोग आज पहुँच चुके हैं। पिछले 5 पार्ट्स में हम लोगों ने जितने भी COPs हुई हैं, यानी कि जो UNFCCC है, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने जाना है। उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें जानी हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे REDD को लेकर, REDD+ को लेकर और कुछ और जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, वो सारी की सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में करी। ठीक है, तो आज कुछ और बातें जो इस चैप्टर में दी गई हैं उनको लेकर हम इस चैप्टर को, इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है, हमारी इस मेहनत का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो हमारी तरफ से पोस्ट हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर मिल जाए। और इस पूरी के पूरी वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोज़ एड फ्री, बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे जिनको आप PDF के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्विजेज़ भी आप लोगों के लिए वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, सो दैट कि आप लोग आने वाले समय में आप इस कोर्स के थ्रू अपने इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सके। तो कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है उस पर जाके एनरोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप वहाँ से कर लीजिएगा और ये सारे के सारे बेनिफिट्स का जो फ़ायदा है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, फिलहाल हम लोग जो है इस चैप्टर 23 ऑन क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस को पार्ट 6 के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आज इस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को लेकर। अब इस वर्ड से ही आप समझ सकते हैं कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का मतलब क्या होगा। मैंने आपको पहले भी इस कोर्स के माध्यम से ये बातें बताई हैं कि एग्रीकल्चर एक ऐसी सेक्टर है, एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर जो एडवर्स क्लाइमेट है, या आप कहें कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एक ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए, मैं बिना पढ़े इसको अगर आपको बताऊं तो मतलब ये एक ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए जिसमें हम एग्रीकल्चर के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज का असर है, या मैं कहूं कि नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर को हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। दैट वुड बी अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जिसको हम बोलेंगे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखिए यहां पर यही चीज लिखी गई है कि वाइल एग्रीकल्चर इज द सेक्टर मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो क्लाइमेट चेंज को लेकर सबसे ज्यादा क्या है, वल्नरेबल है। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ मेजर कॉज डायरेक्टली अकाउंटिंग फॉर अबाउट 14% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। जो IPCC की 2007 की रिपोर्ट है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अनुसार सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर जो है वो क्लाइमेट चेंज से प्रभावित ही नहीं होता है, बल्कि ये क्लाइमेट को क्या है, ये क्लाइमेट में जो चेंज है या जो ग्रीन हाउस गैसेज हो रहे हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। मैंने आपको बताया था ये चीज़ें कैसे हैं कि जब हम डिफॉरेस्टेशन वगैरह करते हैं तो उसके बाद फिर ये एक जो पहले एक सिंक की तरह काम कर रहा था, एक नेचुरल कार्बन सिंक की तरह, वो फिर क्या बन जाएगा, एक सोर्स बन जाएगा। ठीक है ना, ये बात आप समझ गए। इसके बाद एंड येट एग्रीकल्चर कैन बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, हेल्पिंग पीपल टू फीड देमसेल्व्स एंड अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशंस व्हाइल मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। तो एग्रीकल्चर जो है वो इस पूरे के पूरे जो सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने का या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम करने का, तो उसमें एग्रीकल्चर जो है उस सॉल्यूशन का, उस समाधान का एक पार्ट या एक हिस्सा भी बन सकता है। कैसे? हेल्पिंग पीपल टू फीड देमसेल्व्स। अब ऑब्वियस ही बात है, एग्रीकल्चर का मेन मकसद क्या है, द मेन मोटिव बिहाइंड प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर इज टू फीड पीपल, यानी कि लोगों के लिए खेती क्यों की जाती है, मतलब खेती क्यों की जाती है, ताकि आप लोगों को अनाज मिल सके, है ना, फल साग सब्जी वगैरह मिल सके, तो उसके लिए। ठीक है, दूसरी बात है कि जो चेंजिंग कंडीशंस हैं उनसे भी क्या किया जा सके, अडेप्ट किया जा सके और क्लाइमेट चेंज से निपटा भी जा सके, उसको मिटिगेट भी किया जा सके।
It is possible for agriculture to actually sequester or absorb carbon into soil rather than emitting it. तो ये एग्रीकल्चर के लिए पॉसिबल है कि वो क्या करे कि कार्बन को जो है सॉइल में इकट्ठा करे, वही कैप्चर एंड स्टोरेज जो हमने बात की थी CCS टेक्नोलॉजी, दैट इज कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज या फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, उसको किया जाए, ठीक है, ताकि एमिशन ना करे बल्कि वो क्या करे, उसको एब्जॉर्ब करे. अब दिस कैन बी डन विदाउट द ट्रेड ऑफ विद प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड, और प्रोडक्टिविटी और यील्ड को से समझौता किए बिना भी ये चीज जो है वो की जा सकती है. इट इज पॉसिबल टू हैव हायर यील्ड्स, मोर कार्बन इन द सॉइल एंड ग्रेटर रेजिलियंस टू ड्राउट्स एंड हीट. तो ये बात भी इसमें लिखी गई है कि ये चीज बिल्कुल संभव है, पॉसिबल है कि हमारी जो यील्ड है, जो पैदावार है वो भी ज्यादा हो, कार्बन में जो सॉइल कार्बन में इकट्ठा हो रही है वो भी ज्यादा हो, और हमारी जो क्रॉप्स है या जो एग्रीकल्चर है वो ड्राउट्स और हीट के लिए भी रेजिलियंस हो. यानी कि यहाँ पर क्या है, 3 फायदे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना. तो इसीलिए इसको बोला गया है ट्रिपल विन, यानी कि इंटरवेंशंस दैट वुड इंक्रीज यील्ड. तो अगर यील्ड बढ़ेगी तो उससे क्या है कि पावर्टी रिडक्शन होगा, फूड सिक्योरिटी आएगी, ठीक है. मेक यील्ड्स मोर रेजिलिएंट इन द फेस ऑफ एक्सट्रीम्स, दैट इज अडेप्टेशन, कि जब हमारा बहुत ज्यादा अगर पानी की कमी हो गई है, यानी कि ड्राउट अगर आ गया है, अगर हीट हो गई है, तो उससे क्या है, उससे हमारी जो यील्ड है या जो क्रॉप है उसको ज्यादा हम क्या बनाए, रेजिलिएंट बनाए. एंड मेक द फार्म अ सॉल्यूशन टू द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम रादर देन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. तो ये वाली बात हो गई कि हम कार्बन को क्या करें, एमिट ना करें बल्कि उसको स्टोर करें. तो मतलब हम एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है. तो दैट इज द मिटिगेशन पार्ट. तो ये ट्रिपल विन हो गया, ठीक है. अब these triple wins are likely to require a package of interventions and can be country and locality specific in their application. तो ये जो ट्रिपल विन्स है ये अपने आप तो नहीं होगा, है ना. इसके लिए हमें कुछ इंटरवेंशंस करने पड़ेंगे कंट्री लेवल पर या फिर किसी लोकेलिटी के लेवल पर. एंड दिस मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर इज कॉल्ड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. तो यहां पर आप समझिए कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है वो 3 एस्पेक्ट्स को कवर करता है. पहला तो यह है कि यील्ड जो है, जो पैदावार है वो ज्यादा होनी चाहिए. दूसरा यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, कार्बन को एमिट ना करें बल्कि कार्बन को एब्जॉर्ब करें. और तीसरी चीज यह है कि जो हमारी क्रॉप है या जो हमारी क्रॉप यील्ड है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, यानी कि जैसे ड्राउट्स है, हीट है, एक्सट्रीम हीट है, उसको क्या कर सके, उससे लड़ सके, उससे निपट सके, ठीक है. इसके बाद जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है ये इंक्लूड करता है कुछ प्रूवन प्रैक्टिकल टेक्निक्स, जिसके जैसे क्या है, for example, by increasing the organic content of the soil through conservation tillage, its water holding capacity increases, making yields more resilient and reducing erosion. तो अगर हम कंटेंट, जो सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट है, अगर उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, जो यील्ड्स है वो ज्यादा रेजिलिएंट हो जाएंगी और जो इरोजन है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक. इसके बाद प्रमोटिंग सॉइल कार्बन कैप्चर ऑल्सो हेल्प्स मिटिगेट क्लाइमेट चेंज. अगर हम कार्बन, सॉइल में जो कार्बन कैप्चर है उसको अगर बढ़ाते हैं तो उससे हम क्लाइमेट चेंज से भी लड़ सकते हैं. अनदर एग्जांपल इज इंटीग्रेटेड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट दैट कैन लोअर फर्टिलाइजर कॉस्ट, इंक्रीज सॉइल कार्बन एंड इंप्रूव यील्ड्स. तो ये बेसिकली जो सॉइल इंटीग्रेटेड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट है उससे भी हम क्या कर सकते हैं कि हमारे फर्टिलाइजर वगैरह की जो जरूरत है वो कम हो जाएगी, तो उसकी कॉस्ट बचेगी, सॉइल की कार्बन बढ़ेगी, कार्बन की सॉइल में जो कार्बन है वो बढ़ेगा और जो हमारी यील्ड है वो भी बढ़ेगी, ठीक है. क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जो है इट ऑल्सो गिव्स अटेंशन टू लैंडस्केप अप्रोच. फॉर एग्जांपल इंटीग्रेटेड प्लानिंग ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशरीज एंड वाटर टू इंश्योर सिनर्जीज आर कैप्चर्ड. तो इन सारे के बीच में एक क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड प्लानिंग की बात है यहाँ पर. दीज कैन बी फर्दर स्ट्रेंथेंड बाय एडिंग बेटर वेदर फोरकास्टिंग, more resilient food crops and risk insurance to cover losses when the vagaries of weather strike. इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बेटर वेदर फोरकास्टिंग की जो हम हमारे मौसम का जो पूर्वानुमान है उसको हम अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है. ज़्यादा हमारी जो फूड क्रॉप्स है वो कैसी हो, रेजिलियंट हो, और उसमें रिस्क इंश्योरेंस वगैरह जो है वो रहे, ताकि क्या हो, अगर कभी मान लीजिए वेगरीज ऑफ वेदर स्ट्राइक, मान लीजिए कभी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं तो उनसे भी क्या किया जा सके, निपटा जा सके. इफ यील्ड इंक्रीजेस थ्रू सच प्रैक्टिसेस एंड बिकम मोर स्टेबल, इट रिजल्ट्स इन इंप्रूव्ड फार्म इनकम्स. अगर हम ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं और इससे अगर हमारी यील्ड जो है, जो पैदावार है वो बढ़ती है और हमारी जो यील्ड है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, तो इससे क्या होगा कि फार्म्स की इनकम बढ़ेगी, और फार्म की अगर इनकम बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि जो फार्मर्स की एडेप्टिव कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज करेगी, ठीक है.
और अ गुड नंबर ऑफ कंट्रीज आर नाउ शोइंग दैट इट कैन बी डन। और काफ़ी सारे देश जो हैं वो ये चीज़ें करके दिखा रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी इनको जो है वो किया जा सकता है। ठीक है, चाइना जो है वो इसमें एक लीडर के तौर पर उभरा है, जिसमें जहां उसने अपने लोएस्ट प्लेट्यू जो प्रोग्राम्स, इस तरह के प्रोग्राम चलाए हैं जो आज के देश में, मतलब आज के समय में जो है वो इंटरनेशनली फेमस हो चुके हैं। ब्राज़ील ने जो है उसने भी काफ़ी ज़्यादा क्या किया है, निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है गुड क्वालिटी रिसर्च में एंड एक्सटेंशन एंड इज डेमोन्स्ट्रेटिंग दीज ट्रिपल रिजल्ट्स, और वो भी ये ट्रिपल रिजल्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। और कुछ स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं केनिया में, आर ऑलरेडी रिसीविंग कैश पेमेंट्स ऑन अ पायलट बेसिस फॉर न्यू फार्मिंग टेक्निक्स दैट विल होल्ड मोर कार्बन इन द सॉइल इवन वाइल इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो वहां पर केनिया जैसे देश में भी ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर लेंगे आईपीसीसी को लेकर। ठीक है, आईपीसीसी इज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। देखते हैं क्या है। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था इन दिसंबर 1988 ऑन द सब्जेक्ट एंड एंडोर्स द यूएनईपी एंड डब्ल्यूएमओ प्रपोजल्स फॉर द सेटिंग अप ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि ये यूएनईपी और डब्ल्यूएमओ का प्रपोजल था कि आईपीसीसी को एस्टेब्लिश करना है। और दिसंबर 1928 में यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी उसने इस रेजोल्यूशन को क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। ठीक, तो ये जो आईपीसीसी है इसको एस्टेब्लिश किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ इन 1988 टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड विद अ क्लियर साइंटिफिक व्यू ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू द वर्ल्ड्स क्लाइमेट। अब ये क्यों है, ये इसलिए बनाया गया है कि देश में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी सरकारें हैं देश में, दुनिया में, उनको एक क्लियर साइंटिफिक व्यू दिया जा सके कि वर्ल्ड के क्लाइमेट का क्या हो रहा है। ठीक है, कितना खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीजें। सेक्रेटेरिएट जो है वो कोऑर्डिनेट करता है ऑल दी आईपीसीसी वर्क एंड लाइजेस विद द गवर्नमेंट्स। लाइजेस मतलब मेल जोल के साथ काम करता है। द सेक्रेटेरिएट इज सपोर्टेड बाय डब्ल्यूएमओ एंड यूएनईपी एंड होस्टेड एट डब्ल्यूएमओ हेडक्वार्टर्स इन जेनेवा। जो इसका सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय है, उसको डब्ल्यूएमओ दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी सपोर्ट मिलता है, यूएनईपी से भी सपोर्ट मिलता है, और ये डब्ल्यूएमओ के हेडक्वार्टर्स में ही क्या है, वहीं पर, मतलब इसका भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, जो इसका सेक्रेटेरिएट है वहां पर। इट इज ओपन टू ऑल मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड डब्ल्यूएमओ। करेंटली आईपीसीसी के 195 देश जो है वो सदस्य हैं। इनिशियल टास्क ऑफ द आईपीसीसी वाज आउटलाइंड इन द यूएन जनरल असेंबली Resolution 1988 was to prepare a comprehensive view and recommendation with respect to the state of knowledge of the science of climate change, social and economic impact of climate change, and possible response strategies and elements for the inclusion in a possible future international convention on climate। तो इसका टास्क जो था, जो ये 1988 का जो रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसमें क्या टास्क दिए थे कि इसको एक तो स्टेट ऑफ नॉलेज ऑफ द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज की जो साइंस है उसके नॉलेज, मतलब उसको लेकर जो नॉलेज है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू और रिकमेंडेशन रहेगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से सोशल और इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या रहेगा उसको लेकर भी बात है। पॉसिबल रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजीज हमारी क्या रहनी चाहिए, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे कुछ इंपैक्ट अगर पड़ रहा है तो उसको हम कैसे उससे निपट सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी बातें यहाँ पर कही गई है। इसके बाद आईपीसीसी जो है एक साइंटिफिक बॉडी है। इट रिव्यूज एंड असेसेस the most recent scientific, technical and socio-economic information produced worldwide relevant to the understanding of climate change। तो ये क्या करता है कि जो most recent scientific, technical और socio-economic information है जो वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस हो रही है क्लाइमेट चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए या समझने के लिए, उसको रिव्यू और असेस करता है। इट डज नॉट कंडक्ट एनी रिसर्च नॉर डज इट मॉनिटर क्लाइमेट रिलेटेड डेटा और पैरामीटर्स। ये कोई रिसर्च नहीं करता है। ठीक है, साइंटिफिक बॉडी जरूर है लेकिन कोई रिसर्च नहीं करता है, और ये कोई मॉनिटरिंग नहीं करता, कोई क्लाइमेट रिलेटेड डेटा और या पैरामीटर की मॉनिटरिंग नहीं करता है। ये जो भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड की जाती है उसका रिव्यू और असेसमेंट करता है। ठीक है, thousands of scientists from all over the world contribute to the work of IPCC on a voluntary basis। यानी कि देश और दुनिया के जो कई हजारों जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो आईपीसीसी में अपने कार्य का योगदान देते हैं वॉलंटरी बेसिस पर, यानी कि अपनी स्वेच्छा से। ठीक है, रिव्यू इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द आईपीसीसी प्रोसेस टू इंश्योर एन ऑब्जेक्टिव एंड कंप्लीट असेसमेंट ऑफ करंट इन्फॉर्मेशन। रिव्यू जो है वो इसका एक एसेंशियल पार्ट है, एक मेन पार्ट है आईपीसीसी की प्रोसेस का, जिससे क्या होता है कि वो ये इंश्योर करता है कि जो करंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसका कंप्लीट असेसमेंट हो रहा है। ठीक है, governments participate in the review process and the plenary sessions where main decisions about the IPCC work program are taken
एंड रिपोर्ट्स आर एक्सेप्टेड, अडॉप्टेड एंड अप्रूव। तो गवर्नमेंट जो है वो इसकी रिव्यू प्रोसेस में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, इसकी जो सेशंस वगैरह होती है उसमें ही पार्टिसिपेट करती है, और जहां पर जो है आईपीसीसी के कार्य को लेकर जितने भी मेन डिसीजन है, मुख्य फैसले हैं वो लिए जाते हैं, और जहां पर जो रिपोर्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट, अडॉप्ट और अप्रूव भी किया जाता है। इसके बाद बाय एंडोर्सिंग द आईपीसीसी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट एक्नॉलेज द अथॉरिटी ऑफ देयर साइंटिफिक कंटेंट। ठीक है, आईपीसीसी रिपोर्ट्स को एंडोर्स करके जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स है, वो क्या करती हैं, वो अपने साइंटिफिक कंटेंट की अथॉरिटी को एक्नॉलेज करती हैं। द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज देयरफॉर पॉलिसी रिलेवेंट एंड येट पॉलिसी न्यूट्रल, नेवर पॉलिसी प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है, इसके बाद आईपीसीसी जो है उसने डिलीवर किया है ऑन अ रेगुलर बेसिस द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक रिपोर्ट्स अबाउट क्लाइमेट चेंज प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड वाइड, द असेसमेंट रिपोर्ट्स। इसकी जो रिपोर्ट्स आती है दैट इज योर असेसमेंट रिपोर्ट्स ऑफ द आईपीसीसी। इट हैज ऑल्सो responded to the need of the UNFCCC for information on scientific and technical matters through special reports, technical papers and methodology reports। अगर UNFCCC को कभी भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, साइंटिफिक या टेक्निकल मैटर में, तो उसको लेकर भी इन्होंने कुछ रिपोर्ट्स दी है, जो है स्पेशल रिपोर्ट्स, टेक्निकल पेपर्स या मेथोडोलॉजी रिपोर्ट्स। इट हैज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड मेथोडोलॉजीज एंड गाइडलाइंस टू हेल्प पार्टीज टू द UNFCCC प्रिपेयर देयर नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज। ठीक है, इसने UNFCCC को ये भी मदद की है, UNFCCC की जो पार्टीज है उनको ये भी मदद की है कि वो ऐसे मेथोडोलॉजीज या ऐसे गाइडलाइंस को प्रोड्यूस कर सके जिससे उनका नेशनल ग्रीन हाउस इन्वेंट्री बन सके, ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री बन सके। ठीक है, इसके बाद जो इनकी रिपोर्ट्स है दैट इज और असेसमेंट रिपोर्ट्स, इसके बारे में क्या लिखा है, इन अकॉर्डेंस विद इट्स मैंडेट एंड एज रीअफर्म्ड इन वेरियस डिसीजंस बाय द पैनल, the IPCC prepares at regular intervals comprehensive assessment reports of scientific, technical and socio-economic information relevant for the understanding of human-induced climate change, potential impacts of climate change and options for mitigation and adaptation। तो basically जो इसका अपना मैंडेट था और इसके कई सारे डिसीजंस में इसको रीअफर्म भी करा गया है, आईपीसीसी जो है वो रेगुलर इंटरवल पर क्या करती है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करती है, साइंटिफिक, टेक्निकल और सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, किससे संबंधित होती है, रेलिवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, की जो ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है, यानी कि आप कह सकते हैं जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के थ्रू जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज के पोटेंशियल इंपैक्ट्स क्या है वो, और मिटिगेशन और एडेप्टेशन के ऑप्शंस क्या है, उनको लेकर जो है वो क्या किया जा रहा है, इनके द्वारा असेसमेंट रिपोर्ट्स रेगुलर इंटरवल पर प्रिपेयर की जाती हैं। Assessment reports जो है they are normally published in several volumes, one for each of the working groups of the IPCC and subject to the decision by the panels a synthesis report। तो ये काफी सारे वॉल्यूम्स में जो है इस तरीके से पब्लिश की जाती हैं। They are नॉन टेक्निकल स्टाइल सूटेबल फॉर पॉलिसी मेकर्स। ये जो है नॉन टेक्निकल स्टाइल में लिखी जाती है ताकि पॉलिसी मेकर्स के लिए सूटेबल हो, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ अ लॉन्गर रिपोर्ट एंड अ समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, 5 असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, 1990, 95, 2001, 2007 और 2014। अभी जो AR5 है दैट इज जो असेसमेंट रिपोर्ट 5 है 2014 की, इसके कंटेंट के बारे में अगर हम बात करें तो प्रीवियस रिपोर्ट से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो जो AR5 है हैज पुट ग्रेटर एम्फोसिस ऑन असेसिंग द सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज and implications for sustainable development, risk management and the framing of response through both adaptation and mitigation। तो इन सब बातों पर जो है AR5 यानी कि असेसमेंट रिपोर्ट 5 में जोर दिया गया है। AR5 जो है कंप्राइज करती है फुल रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय द वर्किंग ग्रुप एज वेल एज द सिंथेसिस रिपोर्ट। और AR5 की कुछ क्रॉस कटिंग थीम्स जो है वो क्या है, वाटर एंड अर्थ सिस्टम, यानी कि इस पर क्या चेंजेस, इंपैक्ट्स और रिस्पॉन्सेज हैं, कार्बन साइकिल इंक्लूडिंग ओशन एसिडिफिकेशन और आइस शीट्स एंड सी लेवल राइज। इसके बाद मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सारे इसमें दिए गए हैं। इसके बाद इसकी जो स्पेशल रिपोर्ट्स है अगर उसकी हम बात करें तो स्पेशल रिपोर्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन टॉपिक्स सच एज एविएशन, रीजनल इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एमिशन सिनारियोज, लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर एंड स्टोरेज, एंड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन सेफगार्डिंग द ओजोन लेयर एंड द ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम। तो इन सारे टॉपिक्स को लेकर के ऊपर जो है स्पेशल रिपोर्ट जो है वो किसने बनाई है, आईपीसीसी ने प्रिपेयर करी है। इसके बाद अगर हम एक प्रोग्राम की और बात कर लें दैट इज नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज प्रोग्राम, दैट इज NGGIP। देखिए ये क्या है, आईपीसीसी ने एस्टेब्लिश किया है नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज प्रोग्राम टू प्रोवाइड मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इन्वेंट्रीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस
टू एंड रिमूवल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस की इन्वेंट्रीज क्या है और उनका रिमूवल को लेकर एक एस्टिमेट जो है वो बनाया गया है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। और ये किसने स्टैब्लिश किया है, ध्यान रखेंगे, आईपीसीसी ने। द गाइडेंस प्रोड्यूस्ड बाय द एनजीजीआईपी इज used by countries that are parties to the UN Framework Convention on Climate Change to estimate the emissions and removals that they report to the UNFCCC। ठीक है, यानी कि जो भी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है एनजीजीआईपी के द्वारा, वो जो UNFCCC की जितनी भी पार्टीज हैं उनके द्वारा यूज की जाती हैं। क्यों यूज की जाती है? एमिशंस को एस्टिमेट करने के लिए और रिमूवल्स को एस्टिमेट करने के लिए, जो वो UNFCCC को क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। It may be used by others who want to produce estimates consistent with national total। और ये औरों के द्वारा भी जो है यूज की जा सकती है जो एस्टिमेट्स बनाना चाहते हैं जो कि नेशनल टोटल्स के साथ क्या हो, कंसिस्टेंट हो। ठीक है, इंटरनेशनली एग्रीड गाइडेंस इज नीडेड सो दैट एमिशन एंड रिमूवल एस्टिमेट्स कैन बी कंपेयर्ड बिटवीन कंट्रीज ओवर टाइम। ठीक है, इंटरनेशनली एग्रीड गाइडेंस जो है उसकी भी जरूरत अगर पड़ती है ताकि हम एमिशन और रिमूवल एस्टिमेट्स को जो है वो नेशनल लेवल पर, तो यहां पर बात कर रहे हैं अगर हम कंट्रीज के बीच में या फिर एक समय से दूसरे समय के बीच में, कि बिटवीन द टाइम अगर हम उसको क्या करना चाहें, कंपेयर करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी सारी की सारी जो आईपीसीसी की गाइडलाइंस है या गाइडेंस है, हैज देयरफॉर बीन कंप्लाइड बाय एन इंटरनेशनल रेंज ऑफ ऑथर्स एंड विद एन एक्सटेंसिव ग्लोबल रिव्यू प्रोसेस। तो इसको जो है इंटरनेशनल रेंज ऑफ ऑथर्स ने भी क्या किया हुआ है, कंप्लाई किया हुआ है, ताकि इसको देश के बीच में भी, यानी कि बिटवीन द कंट्रीज भी इसका जो कंपैरिजन वगैरह है वो उसको, या रिव्यू वगैरह जो है उसको किया जा सके। ठीक है, इसके बाद मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो द फर्स्ट मेथोडोलॉजीज वर प्रोड्यूस्ड बाय द आईपीसीसी इन अर्ली 1990s, और इसको जो है उसके बाद रिवाइज किया गया है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ आईपीसीसी गाइडलाइंस एंड गुड गवर्नेंस, गुड प्रैक्टिस गाइडेंस। इसके बाद रिवाइज 1996 की जो गाइडलाइंस है, दैट इज फॉर नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज एंड गुड प्रैक्टिस गाइडेंस एंड अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट इन नेशनल greenhouse gas inventories, that is GPG 2000, and good practice guidance for land use change and forestry, that is GPGLULUCF। इनको यूज किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा टू एस्टिमेट द एमिशंस एंड द रिमूवल्स एंड आर रिकमेंडेड बाय द UNFCCC फॉर यूज बाय ऑल द कंट्रीज। तो इस तरीके की जो भी ये गाइडलाइंस हैं, इनको जो है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा यूज किया जाता है ताकि वो अपने एमिशंस और रिमूवल्स को एस्टिमेट कर सके। और यही सारे के सारे जो गाइडलाइंस वगैरह हैं, ये UNFCCC द्वारा भी रिकमेंड किए जाते हैं कि इनको सारे देशों के द्वारा क्या किया जाए, यूज किया जाए। ठीक है, इसके बाद 2006 की जो आईपीसीसी की गाइडलाइंस थी फॉर द नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज, दैट इज द 2006 गाइडलाइंस, आर द आईपीसीसी's मोस्ट रिसेंट गाइडेंस ऑन मेथड्स एंड डेटा फॉर डेवलपिंग एस्टिमेट्स ऑफ एमिशंस एंड रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो 2006 की जो गाइडलाइंस है वो सबसे रिसेंट है। They build on earlier guidance over a decade of experience and a worldwide scientific and technical effort to produce guidelines applicable to all the countries, notwithstanding widely varying levels of resources and expertise। ठीक है, ये कुछ अर्लियर गाइडेंस पर एक दशक के आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर और वर्ल्ड वाइड साइंटिफिक और टेक्निकल एफर्ट को इंक्लूड करते हुए ये गाइडलाइन जो है वो बनाई गई है और ये सारे के सारे देशों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके बाद अगर हम पैनल ने क्या डिसाइड किया अगर उसकी बात करते हैं तो दैट द आईपीसीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग एंड डेवलपिंग इन्वेंट्री मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस विच आर साइंटिफिकली साउंड एंड रेलिवेंट टू ऑल द कंट्रीज, नोटिंग पर्टिकुलरली द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, यानी कि आईपीसीसी इन सब चीजों के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। इंक्लूड क्या करता है, डेवलपिंग मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बाय सोर्स एंड रिमूवल्स बाय सिंक्स। तो अब मैं इस तरीके के कुछ मेथड्स डेवलप करने की बात की गई है कि जिससे हम क्या कर सके, एमिशन को, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को, जो सोर्स से एमिशन हो रहा है और जो सिंक्स के थ्रू रिमूवल हो रहा है उसको एस्टिमेट कर सके। उसके लिए कुछ मेथड्स डेवलप करने की बात की गई है। असेसिंग एंड डेवलपिंग मेथड्स टू क्वांटिफाई एंड टू मैनेज अनसर्टेनिटीज इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अगर ग्रीन हाउस गैसेज के एस्टिमेशन में कुछ अनसर्टेनिटी आ रही है, ठीक है, तो कितनी अनसर्टेनिटी है उसको क्वांटिफाई कर सकें और उसको मैनेज कर सकें, उसके लिए कुछ मेथड्स डेवलप करने की और असेस करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है असेसिंग द साइंटिफिक लिटरेचर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन फैक्टर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, यानी कि जो साइंटिफिक लिटरेचर है, किससे संबंधित साइंटिफिक लिटरेचर है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन फैक्टर्स और मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, उससे संबंधित
कोई भी साइंटिफिक लिटरेचर है तो उसको क्या करना है, एसेस करने की बात है। इसके बाद है डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इन्वेंट्री मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि इन्वेंट्री मेथड्स और प्रैक्टिसेस से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना, उसको डिसेमिनेट करने की बात कही गई है। आइडेंटिफाइंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिफरेंट ऑप्शंस इन रिलेशन टू इन्वेंट्री मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। इन्वेंट्री मेथड्स और प्रैक्टिसेस से संबंधित जितने भी सारे विकल्प या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके इंप्लीकेशंस को आइडेंटिफाई करना है। और असेसिंग साइंटिफिक इश्यूज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जितने भी साइंटिफिक इश्यूज हैं उनको असेस करने की बात भी इसमें कही गई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आईपीसीसी, और इस पार्ट में जो है हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। इसके आगे के जो पार्ट है मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 2 पार्ट हमें और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, और इसके साथ ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियो साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, क्विजेस वगैरह मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके थ्रू जाके आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को एनरोल करने में या कोर्स को एक्सेस करने में हमारी वेबसाइट के थ्रू अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, वहां पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे कोई भी और बात शेयर करने के लिए, जानने के लिए, पूछने के लिए, अपने फीडबैक शेयर करने के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर। ये सारे लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट्स पे ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।